फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम जो सेट प्रैक्टिस में लेकर आया हूं, यह सबसे पहला सेट प्रैक्टिस है जो कि एएनएम के लिए स्पेशल लाया गया है, क्योंकि अभी जस्ट बिहार गवर्नमेंट ने आपको 10,709 सीट लाए हैं, वैकेंसी लाए हैं, जिसमें जो एएनएम कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए यह फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो अगर आप सभी नहीं किए तो प्लीज आप कर लें। तो हम बात करेंगे कि इसके जो पैटर्न के बारे में, जो एग्जामिनेशन जो पैटर्न थे, तो जो पीछे के जो क्वेश्चंस आते थे वो थ्योरी बेस्ड आते थे, लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, फिल इन द ब्लैंक्स रहते थे, ट्रू फॉल्स मैच द फ्लोइंग, ऐसे ए बी सी सेक्शन करके आते थे। बट आज क्या कर दिया गया है, आज से एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड कर दिए गए हैं, यानी कंप्यूटर पर आप ऑनलाइन एग्जाम इसका देंगे, जिस होने वाले हैं मोर देन 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि एएनएम वैकेंसी जो जस्ट अभी आए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एएनएम का वैकेंसी आ चुका है, जो कि तो चलिए बिना देर के आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से मोर देन 100 क्वेश्चन हम अभी सोल्व करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अल्मा आटा सम्मेलन है यह कब हुआ था। तो जो अल्मा आटन सम्मेलन था, यह अल्मा आटन सम्मेलन 1978 ईस्वी में हुआ था। ये हमेशा याद रखिए, बार बार ये पूछे जाने वाला सवाल है कि जो अल्मा आटा सम्मेलन है यह कब किया गया था, हुआ था। तो कब हुआ था? 1978 ईस्वी में हुए थे। सेकंड क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बोला गया कि जो अल्मा आटा सम्मेलन की मुख्य 2 घोषणाएं क्या थी। तो जो अल्मा आटा सम्मेलन थे वो स्वास्थ्य के लिए किया गया था कि स्वास्थ्य सबके लिए जरूरी है और स्वस्थ रहना सभी मनुष्य लोग के लिए मौलिक अधिकार है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सबके लिए जरूरी है, ये भी सही है। एंड सेकंड बात करते हैं मलेरिया उन्मूलन या फिर एड्स रोग नियंत्रण, सी नंबर। तो ये दोनों में से कोई भी नहीं होगा, ये यहाँ डी नंबर होगा, यानी जो मेरा ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ए एंड डी होंगे। की ओर बात करते हैं। बोला गया थर्ड नंबर में कि प्राथमिक देखभाल के 3 सिद्धांत क्या है। प्राथमिक देखभाल का 3 सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहला बात करते हैं न्याय संगत वितरण, बी नंबर बात करते हैं स्वच्छ जलापूर्ति, सी नंबर में दिया गया सामुदायिक सद्भागिता, डी नंबर में दिया हुआ है उपयुक्त तकनीकी, एंड ई नंबर में दिया हुआ बच्चों का प्रतिरक्षण। तो इसका जो अब सबसे पहला बात करते हैं प्राथमिक देखभाल का जो 3 सिद्धांत थे वो थे न्याय संगत वितरण, जो उपयुक्त तकनीकी, और जो लास्ट वन थे वो आपके थे सामुदायिक सद्भागिता। सामुदायिक सद्भागिता। तो ये आपको ए, सी एंड डी ये आपके आंसर होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उप केंद्र सेक्टर में आता है। बोला गया कि जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उप केंद्र किस सेक्टर में आता है? पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में या स्वदेशी सेक्टर में? कौन से सेक्टर में आते हैं? तो ये जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये आपके पब्लिक सेक्टर में आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा CHC वगैरह ये सब होते हैं, वो किसके लिए? पूरे पब्लिक सेक्टर के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, 5वां की ओर। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा के तहत 4 चरणों का समावेश किया गया है। कौन कौन चरण का किया गया है? तो आपको डिफिनीशन, अब जो परिभाषा होते हैं स्वास्थ्य का, ये आपको पता होगा कि WHO ने क्या बोला था कि वैसे पर्सन जो शारीरिक तौर से, सामाजिक तौर से, व्यवहारिक तौर से और मानसिक तौर से अगर जो हेल्दी स्वस्थ हो उसे हम क्या बोलते हैं? हेल्दी पर्सन या फिर स्वस्थ पर्सन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए शारीरिक, पहला फिजिकल आ गया जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, सी नंबर सामाजिक जिसे हम सोशियली बोलते हैं, फिर ई नंबर मानसिक, एंड एफ नंबर इज आध्यात्मिक। तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके आंसर हो गए। ऐसे भी हम लोग डिफिनीशन से जानते हैं, कोई डिफिनीशन याद होगा WHO के द्वारा कि उसमें बोला गया था कि ए स्टेट in which a person is socially, mentally, physically, socially well-being and not merely absence of disease is called health। जो हम लोग बोलते थे, हिंदी में इसे बोला गया था
कि वैसे पर्सन जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर से जो स्वस्थ हैं, वैसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वस्थ बोलते हैं। तो यहाँ बोला गया ग्रीवेट के 3 सिद्धांत क्या है? ग्रीवेट का 3 सिद्धांत क्या है? सबसे पहला दिया गया है प्रत्येक दिन घर जा जाकर काम करना। नहीं, ये गलत है, प्रत्येक दिन नहीं जा जाता है। कार्य योजना के अनुसार काम करना, यह सही बात है। जैसे कभी पोलियो का आता है, कभी अदर वैक्सीन वगैरह का आता है, तो उसमें क्या क्या है, घर घर जाया जाता है। जिस तरह से काम होता है उस तरह से। पर्व त्योहार में मिलकर काम करना, इसलिए जाया जाता है। नहीं, ये भी गलत है। एंड 4th नंबर उद्देश्यपूर्ण भेंट करना, ये सही है। एंड ई नंबर बोला गया है उचित समय का चयन कर भेंट करना। उचित समय का चयन करके भेंट करना, ये सही है। यानी जो हम लोग घर जा कर काम करते हैं। सेकंड, जब भी कोई योजना वगैरह आता है तब जाकर मिलते हैं। एंड ई नंबर उचित समय पर जाकर हम लोग भेंट करते रहते हैं कि कैसा उनका स्वास्थ्य है जो। तो ये आपका आंसर हुआ 7 का। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर में बोला गया है कि सामुदायिक कार्यों के लिए नेता का चयन कैसे करेंगे? सामुदायिक कार्यों के लिए नेता का चयन कैसे करेंगे? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए नंबर कि लोगों द्वारा सामाजिक कार्यों की जानकारी का पता लगाकर। क्या चीज करके? लोगों के द्वारा सामाजिक कार्य कौन कर रहा है उसका पता लगाकर हम लोग चयन करते हैं। 9 नंबर में बोला गया है कि सामुदायिक क्षेत्र में काम के लिए बेहतर संपर्क कौन होता है? सामुदायिक क्षेत्र में काम के लिए बेहतर संपर्क कौन होते हैं? जनसंपर्क, सामूहिक संपर्क या व्यक्तिगत संपर्क? तो कौन सा होता है? व्यक्तिगत संपर्क होते हैं। जब भी कोई भी सामुदायिक गांव वगैरह में जब हम काम में सब के लिए जाते हैं तो जब तक सभी से नहीं मिलेंगे तब तक कैसे सभी का अपना सोच, उनका बात विचार मिलेगा? तो इसलिए व्यक्तिगत संपर्क है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित कमेटियों का गठन प्रतिवेदन कब हुआ था? निम्नलिखित कमेटियों का गठन कब हुआ था? सबसे पहला बात करते हैं भोर कमेटी। भोर कमेटी यह बोला गया 1943 या फिर 1946। तो जो भोर कमेटी का जो गठन किया गया था 1946 में किया गया था। सेकंड बात करते हैं मुखर्जी कमेटी के बारे में। तो मुखर्जी कमेटी का 1966 में किया गया था। बात करते हैं कर तारा सिंह कमेटी के बारे में। तो कर तारा सिंह कमेटी 1973 में किया गया था। एंड बात करते हैं डी नंबर श्रीवास्तव कमेटी के बारे में। तो श्रीवास्तव कमेटी 1975 में किया गया था। ये हमेशा याद रखिएगा, बार बार भी पूछा जाता है कि भोर कमेटी का कब गठन किया गया था? 1946 में। एंड मुखर्जी कमेटी का कब किया गया था? 1966 में। करतार सिंह कमेटी का कब किया गया था? 1973 में। एंड श्रीवास्तव कमेटी का कब किया गया था? 1975 ईस्वी में किया गया था। अब हम नेक्स्ट आगे की ओर क्वेश्चन की ओर हम बात करेंगे। आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? कमेंट करके जरूर बताएं। बहुउद्देशीय कार्य योजना का आधार क्या था? बहुउद्देशीय कार्य योजना का आधार क्या था? भोर कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी या फिर करतार सिंह कमेटी? क्या आधार था? तो इसमें क्या हो जाएंगे? करतार सिंह कमेटी होंगे। ये सभी क्या दोनों गलत हैं। करतार सिंह कमेटी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, पीएचसी का स्थापना कितनी आबादी पे होती है? तो पीएचसी का स्थापना 20,000 से 30,000 लोगों के बीच में होता है, जबकि सीएचसी का स्थापना 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए या फिर आपको 100 गांव के बीच में होना चाहिए। कितना गांव के? 100 गांव के बीच में एक सीएचसी होता है, जबकि पीएचसी 20,000 से 30,000 लोगों के बीच में होते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कितनी आबादी पे होते हैं? तो आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता 1000 आबादी के बीच में होते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो यह 5 अप्रैल 2005 को शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं
कि जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी। तो जननी सुरक्षा योजना यह 12 अप्रैल 2005 में किया गया था। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 में किया गया था, जबकि आपको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 5 अप्रैल 2005 में किया गया था। याद रखिए 5 अप्रैल को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और 12 उसके जस्ट 7 दिन बाद जननी सुरक्षा योजना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर होती है। CHC जो मैंने अभी बताया था 1 लाख आबादी से लेकर या फिर 100 गांव में एक होते हैं। बात करते हैं कि MCH सेवाएं शुरू क्यों की गई थी। MCH सेवाएं शुरू क्यों की गई थी? परिवार नियोजना कार्य के लिए, या फिर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए, या फिर संक्रामक रोग निदान करने के लिए। तो ये जो किया गया था यह मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए MCH सेवाएं शुरू किए गए थे। मदर चाइल्ड हेल्थ, MCH का मतलब क्या होता है? मदर चाइल्ड हेल्थ। अब बात करते हैं MTP एक्ट 1971 कब लागू हुआ था। MTP एक्ट 1971 कब लागू किए गए थे? तो वर्ष 1972 में किया गया था। बस एक इससे बढ़ा देना है। 1971 एक्ट कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। बात करते हैं रेफरल प्रणाली में रोगी को रेफर किया जाता है। रेफरल प्रणाली में रोगी को क्यों रेफर किया जाता है? तो अच्छे संचार सुविधा ख्याल से, या फिर अच्छे और बेहतर इलाज के लिए, या फिर बड़े शहर के ख्याल से। तो क्या चीज़ के लिए करते हैं हम लोग? अच्छे और बेहतर इलाज के लिए रेफर कभी भी कोई भी पेशेंट को किया जाता है। अब नेक्स्ट आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि स्वास्थ्य दल का मार्गदर्शन PHC के आधार पर कौन होता है। स्वास्थ्य दल का मार्गदर्शक PHC के स्तर पर कौन होते हैं? BDO, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, LHV, या फिर अंचलाधिकारी कौन होते हैं? तो आपको याद होगा PHC में कभी भी ड्यूटी वगैरह भी आप जाते होंगे तो वहाँ पे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी PHC के कार्य को वो मार्गदर्शन देते हैं। सेकंड बात करते हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 2 नैतिक आचरण क्या है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नैतिक आचरण क्या है? तो 2 बताना है। तो गांव के बड़े लोगों को ठीक से देखना, नहीं ये गलत है। समाव भाव विचार से के बिना भेदभाव के देखना, ये सही है। समान भाव, सबको एक तरह से, कोई भी भेदभाव नहीं रखना है। एंड अपने निकटतम व्यक्ति को देखना, ये सरासर गलत है। बिना ईर्ष्या द्वेष के ख्याल रखना, तो सही है। B एंड D क्या होंगे? सही आंसर होंगे। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि इनमें से कौन सा रोग राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम में आता है। इनमें से कौन सा रोग राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम में आता है? कौन? मलेरिया, कुष्ठ रोग, पोलियो, कालाजार या TB। इनमें से कौन कौन आते हैं? तो मलेरिया आपको पता है, मलेरिया डे भी मनाया जाता है। फिर बात करते हैं C नंबर कुष्ठ रोग, ये भी सेलिब्रेट होते हैं। एंड बात करते हैं आपका E नंबर जो कि पोलियो होता है। ये तो 2 बूंद जिंदगी के लिए, ये आपको पता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मलेरिया, कुष्ठ रोग एंड पोलियो, ये तीनों हैं। इनमें से कौन सा रोग राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम में आते हैं? यानी राष्ट्र के द्वारा इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो सबसे पहला मलेरिया एकदम करेक्ट है। कुष्ठ रोग ये भी सही है। पोलियो, ये तो बच्चा घर घर जाकर पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, ये आपको पता है। तो ये तीनों क्या है? आपका सही है। बाकी बात करते हैं कालाजार, TB, उतना ये नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं कि इन राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुए थे। जो निम्नलिखित नीचे में दिया हुआ है, इनका कब कब शुरुआत हुआ था ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय कैंसर
नियंत्रण कार्यक्रम कब हुआ था? राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975 में हुए थे। कब हुए थे? 1975 में हुए थे। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम कब किया गया था? तो 1976 में। 1975 में कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम किया गया था, जबकि 1976 में दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम किया गया था। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में किए गए थे। कब किए गए थे? 1962 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर बात करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1971 को, 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1985 को, या फिर 24 अप्रैल 1995 को? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। अब पूछा गया है 74वां संविधान संशोधन के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के तहत सुदृढ़ीकरण किया गया। बोला गया कि जो 74वां संविधान संशोधन था उसमें क्या सुधार किया गया था, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला बात करते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, या फिर नगरीय निकायों के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य, या फिर प्रखंड पंचायत व्यवस्था। क्या चीज़ के लिए किया गया था? तो नगरीय निकाय की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए 74वां संविधान संशोधन से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सुधार किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि ग्रामीण समुदाय के प्रथम स्वास्थ्य इकाई कौन है? ग्रामीण समुदाय की प्रथम स्वास्थ्य इकाई कौन है? तो कौन होता है? स्वास्थ्य उपकेंद्र। कौन होता है? स्वास्थ्य उपकेंद्र ग्रामीण समुदाय का प्रथम स्वास्थ्य इकाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 29 हो गए। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर कि मरीज को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रेफर कर भेजना चाहिए। कहाँ भेजना चाहिए? मरीज को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रेफर कर कहाँ भेजना चाहिए? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। कहाँ भेजना चाहिए? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। कौन सा रोग है जिसका भारत से उन्मूलन हो चुका है? कौन सा रोग है जो भारत से उन्मूलन यानी खत्म हो चुका है? वो कौन सा है? स्मॉल पॉक्स। कौन सा है? स्मॉल पॉक्स है। आपको मिजल्स मिल ही जाता है, टीबी भी मिल जाता है, कॉलरा भी मिल जाता है जिसको हैजा बोलते हैं, और टीबी को क्या बोलते हैं? क्षय रोग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि इनमें से कौन सा जलजयन रोग है? यानी जलजयन रोग कौन सा है? मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, डायबिटीज, पीलिया रोग, या फिर हैजा रोग? कौन है जो जलजन्य रोग है? तो टाइफाइड, ये आपको पता है, हैजा और पीलिया रोग। इन तीनों ये किसके कारण से होते हैं? वाटर के कारण से होते हैं। अगर आप दूषित जल ज़्यादा यूज करते हैं तो जिसके कारण से आपको ये सारी बीमारियां होंगे। 33 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि योग दंपति की अवधि कितना होता है? योग्य दंपति की अवधि कितने होते हैं? तो 15 से 44 वर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 15 से 44 वर्ष होते हैं।